नमस्कार। आज का जो लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री की एकदम नींव से, जड़ से चलेंगे। जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिन्हें संयुक्ता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और फार्मूलों का नामकरण भी करना नहीं आता है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है केमिस्ट्री। और आपको बताएं, ये प्री बेसिक केमिस्ट्री है, मतलब बेसिक से भी पहले की केमिस्ट्री, एकदम शुरुआत से। तो यदि जो केमिस्ट्री में बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और आप लोग यहाँ अच्छी से अच्छी केमिस्ट्री जो सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु की। परमाणु क्या होता है हम लोग जानते हैं, यानी परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, अति सूक्ष्म होता है। ठीक है, अब देखें बात, हम आवर्त सारणी से स्टार्ट करते हैं। तो आवर्त सारणी में यदि आपसे पूछा जाए वर्गों की संख्या कितनी होती है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है 18 है। वर्ग जो हैं आपके पूर्ण रूप से जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उसमें वर्गों की संख्या 18 है, और आवर्त आपके जो हैं, आवर्त जो है 7 हैं, जिसमें 7वां आवर्त जो है आपका, 7वां आवर्त अपूर्ण है। ठीक है, 7वां आवर्त अपूर्ण है। अब देखें, इसमें आवर्त सारणी में आपको 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना याद कर सकते हैं। यदि आपको 30 तक परमाणु क्रमांक याद हो जाता है, तो आपको काफ़ी आसानी होने वाली है केमिस्ट्री में। तो कुछ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखें, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम 2 होता है। अच्छा, इसकी ट्रिक हम बता देते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, हा ही ली बे ब क, हा ही ली बे ब क, थोड़ा कट रहा है क्या, हाँ ठीक, यहाँ तक लिखना है, ब क ना आप नी ना मांग आल शी पश कलर के का शक टी वी कर मन फी को नी क्यू जन। इस प्रकार ये 30 तक के तत्व हमने लिखे हैं, और इन सभी तत्वों के आपको परमाणु क्रमांक याद रखने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, 1, इसका 2 होता है। तो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको दिखाई पड़ते रहें। तो डिफरेंट कलर में यूज करता हूँ। चलो, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यदि आप 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक को आसानी से याद कर लेते हैं, यदि आपको याद है, तो आपको केमिस्ट्री एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आने लगेगी। बस ज़्यादा नहीं, 30 तक केवल याद कीजिए। और इनकी मैं ट्रिक भी आपको बताता हूँ। देखिए,
हा ही ली बे ब क ना, हा ही ली बे बकना। ठीक है। आ फ नी ना मांग आल सी पस कलर पस कलर के का शक टी वी कर मन फी को नी क्यू और जन। ठीक है। ये आपकी ट्रिक भी है। इस ट्रिक से आधार पर आप आसानी से तत्वों के प्रमाण क्रमांक को याद कर सकते हो। हा ही ली बे बकना, आफ नीना मांग, आलसी पस कलर के का सक्टेवी कर्मन फिकोनी क्यूजन। ये 30 तक के तत्वों का प्रमाण क्रमांक आसानी से आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इस ट्रिक से यदि आप याद करोगे तो कभी जीवन में भूल नहीं सकते हो। मैं एक वाक्य के रूप में इस ट्रिक को लिखता हूँ। देखें यहाँ पर लिखता हूँ, आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ चलो, या मैं इसको ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रफ। ट्रिक आपकी गीत के रूप में, हा ही ली बे बक ना, आपनी ना मांग आलसी, ना मांग आलसी, आपनी ना मांग आलसी, पस कलर पस कलर के का शक टीवी कर्मन फिकोनी क्यूजन। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप 30 तक के तत्वों के जो है परमाणु क्रमांक को आसानी से याद कर सकते हो। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट लें। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं जानते तो आपको बता दें, जो आपकी लॉक वाले बटन, जिससे फ़ोन लॉक होता है, और वॉल्यूम जिससे कम करते हो, जिससे फ़ोन लॉक हो जाता है और जिससे वॉल्यूम कम करते हो, उन दोनों बटनों को एक साथ प्रेस कीजिए। एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट होकर के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, गुड। चलो अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। और चलो इसको मैं रफ करता हूँ, क्योंकि हम कुछ चीज़ें पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद ही हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे आप रिएक्शन बनाना सीखेंगे, रिएक्शन करना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम ये ज्ञात करते हैं किस तत्व को कितने परमाणु की आवश्यकता है। इन्होंने बताया कि जो तत्व, एक वैज्ञानिक हुए बोरबरी, उन्होंने प्रत्येक तत्व का अध्ययन किया और प्रत्येक तत्व के अध्ययन करने के पश्चात एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या था कि प्रत्येक जो तत्व है वो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहता है। यदि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए तो वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहते हैं, जिसे हम अष्टक नियम भी कहते हैं। डालेंगे हेडिंग, अष्टक नियम। अष्टक नियम के आधार पर क्या होता है, प्रत्येक परमाणु
परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहता है जिससे वह पूर्ण रूप से स्थायी हो सके, जिससे वह पूर्ण रूप से स्थायी हो सके। बस प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहता है जिससे वह जो है पूर्ण रूप से स्थायी हो सके। और शर्तें याद रखना, केवल हाइड्रोजन और हीलियम, और हीलियम ये 2 ऐसे तत्व हैं जो अपनी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के पश्चात ही स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त कर लेते हैं। ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इतना आपको ये नोट पॉइंट पे ध्यान रखना है। और ये नियम है, प्रत्येक तत्व जो है अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहता है। अभी जो हमने आवर्त सारणी में आपको कुछ तत्व बताए थे 30 तक, उसमें जो परमाणु क्रमांक होता है, जैसे हमने देखा था सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो परमाणु क्रमांक जो होता है उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। जैसे परमाणु क्रमांक डालना चाहें तो परमाणु क्रमांक हेडिंग लिख लें। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो लिखेंगे किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ये है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या, भाई प्रोटॉनों की संख्या ही होती है परमाणु क्रमांक। तो हम ये कह सकते हैं सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या जो है, प्रोटॉनों की जो संख्या है वो 11 है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, परंतु जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो क्या कारण है? तो देखिए किसी भी परमाणु में Z बराबर E बराबर P होता है। Z बराबर E बराबर P मतलब जहां Z क्या है हमारा परमाणु क्रमांक, E क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात Z जो होता है प्रोटॉनों की संख्या होती है, Z क्या है हमारा परमाणु क्रमांक है। इसे परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। इसे एक पॉइंट और भी करना, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जो परमाणु क्रमांक आपका होता है, जो परमाणु क्रमांक वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और किसी भी, हमारी बात को समझिए, जो परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। और जो आपका
किसी भी परमाणु में, ध्यान रखें, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। अर्थात हम कह दें, जैसे ले लिया हमने कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो परमाणु क्रमांक को देखकर हम समझ गए इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है। यदि आपसे कह दिया जाए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 होंगे। कारण क्या है? क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा होती है बराबर। तो ये जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम 13 आ रहा है, तो इसमें प्रोटॉन भी 13 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? हमारे 13 ही होंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे अष्टक नियम के आधार पर है। चलो अब देखते हैं कुछ चीज़ और हम इसमें समझेंगे। इसमें करता हूं रफ। अब देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। बात आती है तत्वों पर धनायन और ऋणायन आता क्यों है, तो ये आपका बोरबरी के नियमानुसार आता है। एक बोरबरी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक अपना नियम दिया, बोरबरी 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 के नियम से, नियमानुसार। तो बोरबरी का जो नियम था उसको कहा जाता है 2,8,2,8,8 और 18,18,32। हमारी बात को समझेंगे। ये पहली कक्षा थी। पहली कक्षा में इन्होंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि कोई भी परमाणु, हमारी बात को समझिएगा, ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु का नाभिक है और ये हमारी प्रथम कक्षा है। तो इन्होंने बताया प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और द्वितीय कक्षा में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? द्वितीय कक्षा में मैक्सिमम रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तृतीय कक्षा में यही इसी प्रकार कितने रह सकते हैं? तृतीय कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चतुर्थ कक्षा में जब पहुंचे, ये चतुर्थ कक्षा, तो चतुर्थ कक्षा में इन्होंने बताया 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर पांचवी कक्षा में भी 18 रह सकते हैं और फिर छठी कक्षा में रह सकते हैं 32 और इसके बाद 7वीं 8वीं इन सभी में भी 32 से ऊपर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अधिकतर हमें जो अध्ययन करना है 7वीं कक्षा तक ही करना है, इससे ऊपर नहीं अध्ययन करना है। तो इसमें 32 से ऊपर तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये कुछ इनका नियम था भाई, इन्होंने बता दिया इस कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये तो बता दिया। परंतु अष्टक नियम हमारा क्या कह रहा है? अष्टक नियम सिंपल सी बात ये कह रहा है, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में, भैया बाह्यतम कोश मतलब ये हमारा सबसे बाहरी कोश है, यदि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, हमारी बात को समझिए ध्यान से, ये तो इनका नियम कह रहा है होने चाहिए, रह सकते हैं, इसमें इतने होंगे। परंतु ये स्थायी कब हो जाएगा? जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब ये पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा। 8 से कम है तो ये स्थायी नहीं है, यदि 8 हो गए तो स्थायी हो जाएगा। यदि इसमें भी 8 हो गए तो ये भी, मतलब प्रत्येक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर स्थायी हो जाएगा। और ध्यान रखना, यदि पहली कक्षा में कोई भी ऐसा परमाणु मिलता है जिसकी पहली कक्षा में सिर्फ जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रथम कक्षा तक ही होता है, तो उसकी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएंगे इस नियम से, तो वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। इधर देखें ध्यान समझें। अब बात आती है कि हम आपसे कह दें, पहले आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। हमने कह दिया कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो हमारा जो रट चुके हैं वो तो कह देंगे CO2 बनता है, ये CO2 हमारा बन जाता है। आखिर ये CO2 हमारा क्यों बन जाता है? CO2 हमारा क्यों बनता है, ध्यान से समझेंगे। तो सिंपल सी बात हम ये कहेंगे, कार्बन पर
जो समझते हैं, जो जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है वो तो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझते हैं वो इसको ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को समझिए, जितना कार्य दिया जाए करके लाइए। तो इस पर क्या होता है, 4 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये 4 इधर चले जाते हैं और ये 2 इधर चले जाते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या भाई, 2 इधर आएंगे तो C2 बनेगा और O4 बनेगा। परंतु कोई भी जो परमाणु है आपका हमेशा सरलतम से सरलतम अनुपात में रहना पसंद करता है, तो ये 2,4 के बजाय ये रहना पसंद करेगा, दो से काटें, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, अर्थात ये 1:2 के रूप में ज़्यादा रहना पसंद करता है। तो ये इसी रूप में ज़्यादा रहना पसंद क्यों करता है भाई, इसका कारण क्या है, इसे हमें समझना है। तो आपसे एक बात कहेंगे, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे भैया, यहाँ पर मैं करता हूँ रफ। ये 2 पॉजिटिव कैसे, हमने यहाँ पर बता दिया, कार्बन पर 4 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है, ये हमने कैसे बता दिया। तो देखें भैया, अष्टक नियम को दिमाग में बसाएं, अष्टक नियम को आप दिमाग में बसाएं कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करना चाहता है। कोई भी तत्व अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहता है, बस इतना याद रखें, ज़्यादा नहीं। देखें भैया इधर हम पहुंचते हैं कार्बन के पास, पहले हाइड्रोजन के पास चलते हैं, हाइड्रोजन के पास आ गए। तो हाइड्रोजन को हम बोर-बरी के नियमानुसार तोड़ेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का होता है 2, और हीलियम के पश्चात लिथियम का होता है 3, और बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6। ठीक है, अब इन तत्वों को हम बोर-बरी नियम के अनुसार तोड़ते हैं। तो बोर-बरी का नियम क्या है, 2, इसको लिखेंगे 2,8, 8, 18, 18, 32, ये हमारा नियम है। तो इससे यहाँ पर देखेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिख दिया, कामा लगा दिया। अब हमारा जो नियम है कह रहा है बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाह्यतम कक्षा में कितने, 8, परंतु इसकी तो बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी तो बाह्यतम कक्षा में कितने, 2 ही, इसकी बाह्यतम कक्षा में भी 2 है। परंतु हमने आपको एक रूल लिखवाया, देखिए अष्टक नियम के नीचे तुरंत मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ऐसे तत्व हैं, ये 2 ऐसे तत्व हैं जो इनकी बाह्यतम कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। परंतु जिसमें हमारा जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक को ग्रहण करने के बजाय, एक को लेने के बजाय अपना इलेक्ट्रॉन स्वयं कर देता है, ये दान कर देता है। ये क्या कर देता है, दान कर देता है। इसे चाहिए, इसे लेना चाहिए, परंतु ये लेना बहुत कम पसंद करता है, अधिकतर दान कर देता है। तो इसीलिए जब ये दान कर रहा है तो इस पर आ जाता है H पॉजिटिव, और ये हमेशा दान नहीं करता, कभी कभी ग्रहण भी करने लगता है। तो इसीलिए इसे आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और वो भी इसने कर दिया दान, और जरूरत पड़ने पर ले लेता है, नहीं तो नहीं, अधिकतर दान करता है, तो इसीलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। जो आपका हीलियम है, अब हीलियम में हमने आपको बताया था बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ये संतुष्ट हो जाता है, स्थायित्व को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तो ये तो हमारा पूर्ण रूप से जो है स्थायित्व प्राप्त कर लिया इसने, इस पर 1 पॉजिटिव आ गया। अब हम पहुंचे लिथियम के पास, तो लिथियम को हमने तोड़ा तो 2,1, अब इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और बोर-बरी का नियम कह रहा है या तो 8 बनाओ, या तो इसी कक्षा में सीमित रह जाओ, तुम फिर भी स्थायी रहोगे, या तो तुम इसी कक्षा में सीमित रह जाओ, या तो अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 लेकर आ जाओ। तो ये 8 तो भाई इन्हें 7 की आवश्यकता है, इन्हें 7 तो कहीं पर मिल नहीं सकते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, कहते हैं हमारी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएं,
हमारा स्थायित्व तो रहेगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कर देते हैं दान। ये भी क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, परंतु इन्हें आबारा नहीं कहते क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि बिल्कुल ना रहते तब तो इन्हें कहते हैं, परंतु जैसे हाइड्रोजन हमारा है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसने वो भी दान कर दिया, तो उसके पास कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसीलिए इसे आबारा तत्व कहते हैं। अब लिथियम को देखेंगे तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन कर देता है दान। एक इलेक्ट्रॉन जब दान करता है तो इसीलिए इस पर एक पॉजिटिव आ जाता है, समझ गए। अब देखिए हम पहुंचते हैं बेरिलियम के पास, तो इसमें 2,2 लिखेंगे। अब ये देखो, ये पहली कक्षा है, ये हमारी कौन सी कक्षा है, ये पहली कक्षा ये वाली, और ये दूसरी कक्षा है। अब दूसरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं और होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए, परंतु हैं इनके पास 2 ही, तो इन्हें भी 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इन्हें कहीं से भी 6 इलेक्ट्रॉन जो मिलने की दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है, तो इन्हें भी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को कर देते हैं दान। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को कर देते हैं दान। जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं तो इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव आ जाता है, 2 पॉजिटिव, समझ गए। फिर देखिए हम पहुंचते हैं बोरान के पास। बोरान का पूर्ण क्रमांक होता है 5, तो 2,3 लिखते हैं। अब इनके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, भाई बाहरी कक्षा यही तो है, ये वाली बाहरी कक्षा है, इधर वाली हमेशा बाहरी कक्षा है, 3 है, परंतु होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, भाई अष्टक नियम हमारा कह रहा है, और इनके पास केवल 3 है, तो ये क्या करेंगे, ये भाई इन्हें 5 की आवश्यकता है, इन्हें 5 तो मिलने वाले कहीं पर है नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये भी अपने 3 दान कर देते हैं, इसीलिए इन पर 3 पॉजिटिव आ जाता है। कौन, बोरान के पास। और ये कार्बन है तो 2,4 लिखेंगे। अब देखिए कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे 4 की ही आवश्यकता है, या तो ये 4 को दान करे या तो 4 को ग्रहण करे, दोनों। तो ये ना ही दान मतलब जो है ग्रहण भी कर सकता है और दान भी कर सकता है, तो इसीलिए कार्बन पर जो आता है 4 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, कभी कभी 2 आ जाता है, कभी कभी नहीं, जो है अधिकतर आपको लिखा मिलेगा 2,4। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा 2,4 क्यों मिलता है। और आप प्रत्येक वीडियो को देखें, कम से कम इसके 15 वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो, और यदि आप विधिवत रूप से इन्हें पढ़ते हैं, मेरा प्रॉमिस है आपको अच्छी तरीके से एकदम केमिस्ट्री बिंदास तरीके से आने लगेगी। अब हम पहुंचते हैं नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इसे यदि हम तोड़ें तो 2,5 करेंगे, 2,5। तो देखिए इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, और चाहिए कितने, 8। तो अब इसे 3 की आवश्यकता है और इसके पास है कितने, 5। तो ये 5 को दान करना नहीं पसंद करेगा, ये इसे चाहिए, इसे 3 की आवश्यकता है, तो ये 3 को ग्रहण करना पसंद करेगा। तो 3 जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसीलिए इस पर n पर 3 निगेटिव आ जाता है। क्या आता है, 3 निगेटिव, n पर इसीलिए 3 निगेटिव, क्योंकि इसे 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए। फिर ऑक्सीजन के पास पहुंचते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। यदि हम इसे तोड़ें तो 2,6। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6, और चाहिए कितने, 8। तो इसे भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं ग्रहण करना पसंद करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, भाई ऋणी हो जाएगा, लोन लेना चाहेगा, तो इसीलिए इस पर लग जाता है ऋण चार्ज। तो ऑक्सीजन पर इसीलिए हो जाता है आपका 2 निगेटिव, समझ गए। अब ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका आता है, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। कितना होता है, 9। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 2,7, 2,7। तो अब इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 7, और चाहिए कितने, 8। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसे मिल जाए तो ये स्थायित्व को जो है प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इस पर एक 1 टाइम ऋण चार्ज आ जाएगा। और फिर आता है आपका नियान। अब देखिए नियान, तो नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10। इसे लिखते हैं 2,8। अब इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए हैं, तो ये ना ही इलेक्ट्रॉनों को लेना पसंद करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉनों को दान करना पसंद करेगा।
तो ये ना इलेक्ट्रॉन को लेगा, ना ही मतलब किसी से लेना देना ही नहीं है, तो ये अक्रिय हो जाएगा। ये क्या क्या कहेगा, कहलाएगा अक्रिय गैसें। इन्हीं गैसों को हम कहते हैं अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें। समझ गए, ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं। इसके पश्चात हम सोडियम के पास पहुंचते हैं। सोडियम के पास, तो सोडियम का पूर्णांक क्रमांक 11 होता है। यदि हम इसे तोड़ेंगे तो 2 और 8,1। अब देखिए, पहली कक्षा में 2, ठीक है, दूसरी कक्षा में कितने हो गए, 8 होने चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 होने चाहिए थे और इसके पास केवल कितने हैं, केवल 1 ही है। तो भाई इसे, ये 2 कक्षाएं तो कंप्लीट हो गई, हमारी बात को समझिए, ये 2 कक्षाएं कंप्लीट, परंतु ये अब बाह्यतम कक्षा ये वाली है हमारी, और बाह्यतम कक्षा में होने चाहिए 8, परंतु हैं कितने, केवल 1। तो इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन तो इससे कहीं मिल नहीं सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो ये 1 को दान करना पसंद करता है, तो इसीलिए इस पर एक 1 टाइम पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का आप लोग सभी लोग समझे। चलो अब मैं थोड़ी कुछ रिएक्शंस बताता हूँ, और थोड़ा लेक्चर आज का छोटे रहेगा, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2-3 कम से कम 15 वीडियो आपको छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। चलो देखें, इसको मैं करता हूँ रफ, फिर आपको कुछ रिएक्शन गृह कार्य के लिए दूंगा। सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव भी निकालना हमने सिखाया था, मैंने एक कमी कर दी। आप लोग जो है एक कार्य करें, जो आपने कॉपी पे लिखा है उसको सामने जो है लिख करके बैठ जो है लिख लें सामने। हम कह दें कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़िए, कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़िए। तो देखिए, हमने बताया था कार्बन पर अभी निकला था, अभी आप जो अभी जस्ट पहले लगाया था, इस पर 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, और इस पर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो देखिए, ये हमारे क्या होंगे, 4 इसकी ओर जाएंगे और ये 2 इसकी ओर आएंगे। तो ये हमारा जो अणु बनेगा C2O4 बनना चाहिए। परंतु हमने आपको बताया कोई भी अणु या यौगिक होता है वो हमेशा सरलतम रूप में रहना पसंद करता है। तो 2 2 2 दूनी 4, अर्थात इस प्रकार जो हमारा बनेगा CO2 बन जाता है। यदि हम कह दें हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़िए, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव कितना होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव कितना होता है। तो हाइड्रोजन पर देखेंगे धनायन है ऋणायन है, तो हमने देखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को दान करना पसंद करता है, तो इसीलिए इस पर होता है पॉजिटिव। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करता है, तो इसीलिए इस पर होता है नेगेटिव। अब इसका जो एक पॉजिटिव है, इस पर एक नेगेटिव है, तो इसका एक इधर आएगा और इसका एक हमारा इधर आएगा। तो क्या बनेगा, H1Cl1। और कहीं पर जो वन होता है, वन को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं, वन से ऊपर होता है तब प्रदर्शित करते हैं, अदरवाइज हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पर वन नहीं होगा, तो हमारा बन जाता है HCl। हम कह दें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन पर अभी तक 3 नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है। तो ये 3 इधर आएगा और ये 1 इसका इधर जाएगा। तो हमारा जो यौगिक बनेगा भाई N1 और H3। भाई H के पास 3 आएगा ना, इधर 3 आएगा और इधर 1 जाएगा। तो 1 कभी लिखा नहीं जाता है, तो इसे हम लिखते हैं NH3। इस प्रकार कुछ तत्वों की रिएक्शन, कुछ तत्वों को एडिशन कर जो है जोड़ने के लिए मैं दे रहा हूँ, कुछ रिएक्शन करने के लिए बहुत छोटी छोटी बारीक रिएक्शन है, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन। यदि आप ये करना सीखोगे, देखिए जो थोड़ा उच्च कोटि के हैं, जो मतलब इससे थोड़ा ऊपर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिन्हें लगता है ये तो मुझे आता है, तो वो एक कार्य करें। यदि आपको थोड़ा बहुत लगता है कुछ यहाँ से मिल रहा है, तब तो आप इस वीडियो पर रहें। अगर नहीं लग रहा कि मुझे ये सब आता है तो आप जा सकते हैं, छोड़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमारा एक ध्येय है छोटे से छोटे स्टूडेंट जिन्हें बिल्कुल नहीं आ रहा है उनको भी ऊपर ले जाना, हमें उन्हें भी ऊपर बढ़ाना है, हमारा एक ध्येय है। तो भाई हम अपने ध्येय पे रहेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तब तो आप वीडियो पर रहें, और अदरवाइज लीव करके जा सकते हैं।
देखें भैया, अब कुछ रिएक्शन में गृह कार्य के लिए दे रहा हूं, इन सभी को जोड़ेंगे। कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ हम जोड़ दें किसको, सॉरी, सोडियम और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। फास्फोरस, अब भाई फास्फोरस पर जो अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव निकालना बताया था, फास्फोरस का 15 होता है, देखिए कैसे निकालेंगे। 15 होता है तो करेंगे 2,8,5, 2,8,5, तो इसीलिए इस पर 3 नेगेटिव होता है। ठीक है, इस पर 3 नेगेटिव होता है फास्फोरस पर। भाई 5 है, इसे 3 की आवश्यकता है। ठीक है भैया, तो फास्फोरस और क्लोरीन को जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम आपसे कह देंगे नाइट्रोजन और क्लोरीन को जोड़िए, और लिखते ना भाई। इसके पश्चात हम आपसे सोडियम क्लोरीन को जोड़िए, पोटेशियम क्लोरीन को जोड़िए, ऑक्सीजन और जल को जोड़िए, और ऑक्सीजन के साथ आपको जोड़ना है सोडियम और ऑक्सीजन यानी OH को। अब ध्यान रखना, इसको इस पर मैं बता देता हूँ, एक निगेटिव होता है, और समझेंगे 1 2 3 4 यानी 8 10 रिएक्शन कम से कम दे रहे हैं आपको। फिर आपको समझना है फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना, फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ, और फास्फोरस को हाइड्रोजन के साथ, फिर आगे और हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ना। इतनी रिएक्शन आप लोग करके जो लाएंगे, और आप ये करने के पश्चात जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में इनकी फोटो, इनकी पिक जरूर सेंड करें। ठीक है, इतना कार आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दिखाई पड़ रहा है, उस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पास में सब्सक्राइब बटन दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक कर दें, और पास में एक घंटी सी आएगी, उसे आप प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और एक अहम नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। यदि आपके घर में स्टूडेंट जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th की मैथ, इस पर चैप्टर वाइज चैप्टर एकदम विधिवत रूप से आ रही है, एकदम शुरुआत से आ रही है। यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ में बहुत कमजोर है, तो आप उसे एक बार इस चैनल पे जरूर विजिट कराएं। मेरा प्रॉमिस है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैथ भी समझ में आएगी। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप नमस्कार, राम राम।